नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HR और ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेट्स। दोस्तों, अगर आप अपने यहाँ पर मारुति की ग्रीन ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, जिसको VSC ऑडिट भी कहा जाता है, तो उसके अंदर एक क्रिटिकल क्लोज होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जितने भी मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट समझाऊंगा कि कौन सा फॉर्मेट कब कब काम आने वाला है, वो सारे के सारे फॉर्मेट मारुति की जो ऑडिट है आप उनमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। साथ ही आप IATF या ISO की जो ऑडिट है उसके अंदर भी जो ट्रेनिंग पार्ट है उसके अंदर ये सारे फॉर्मेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, फॉर्मेट्स के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि जब कोई नया एम्प्लॉई आता है तो उसको आने से लेकर के और कंपनी के अंदर ज्वाइन करने तक, काम करने तक क्या क्या फॉर्मेलिटीज, क्या क्या फॉर्मेट्स, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, तब जाके वो कंपनी के अंदर इंडक्ट हो पाता है। तो वही अब प्रोसेस समझने वाले हैं पूरा का पूरा HR ट्रेनिंग का कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। दोस्तों, सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है? रिक्वायरमेंट जनरेशन। किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिक्वायरमेंट रेज की जाती है कि हमें इस डेजिग्नेशन पर 1 पर्सन या 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। डेजिग्नेशन ऑपरेटर, विजुअल इंस्पेक्टर या कोई स्टाफ मेंबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा? एक रिक्वायरमेंट रेज होगी। उसके बाद क्या होगा? जो HR है वो कंसर्न एजेंसी जो कि हमें मैन पावर प्रोवाइड कराती है, या हम अपने रेफरेंस में उसको कांटेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया, कि हमारा जो कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमें इस लेवल का पर्सन चाहिए। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह हम शेयर करेंगे एजेंसी के साथ। फिर वहां से वो लोग कैंडिडेट भेजना शुरू करते हैं, और जो कैंडिडेट का इंटरव्यू, सिलेक्शन या ट्रायल है वो कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर किया जाता है कि हमारे जो कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया है किसी पोस्ट पे काम करने के लिए, यह पर्सन उसमें फिट होता है या नहीं। उसके बाद क्या करते हैं? जो न्यू एम्प्लॉय है वो ज्वाइन कर जाता है कंपनी में, या कंपनी के अंदर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो होती है उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग एज पर प्लान। तो जब कोई नया पर्सन आता है, चाहे वह वर्कर हो, ऑपरेटर हो, इंस्पेक्टर हो या कोई स्टाफ मेंबर हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ज्वाइन करने के बाद जो पहली एक्टिविटी होगी वो होगी इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? बेसिकली जिसके अंदर कंपनी के सारे प्रोसेसेस वगैरह, पॉलिसीज वगैरह, रूल रेगुलेशंस, अगर कोई ऑपरेटर है तो वह किस मशीन पे काम करेगा उसकी जानकारी, अगर कोई विजुअल इंस्पेक्टर है तो वह विजुअल इंस्पेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें चेक करेगा, यह सारी जानकारी, ये सारी चीजें इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर दी जाती हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद फिर हम लेते हैं स्किल टेस्ट, कि वह किस लेवल का पर्सन है। लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है, लेवल 3 पे है। और अगर वह एक विजुअल इंस्पेक्टर है तो उसका हम पॉइजन टेस्ट लेंगे, और ऑपरेटर है तो उसका हम ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस करेंगे। आगे समझाऊंगा मैं पॉइजन टेस्ट और ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस क्या क्या होते हैं। इसके बाद जो वो हमने स्किल टेस्ट लिया उसमें वह पास या फेल होगा। पास होता है तो उसको हम कंपनी में रेगुलर कर देंगे, फेल होता है तो हम उसको एक और ट्रायल देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोसीजर में क्या लिखा है कि फेल होने पे उसको एक ट्रायल देना है, 2 ट्रायल देने हैं, या कोई भी ट्रायल नहीं देना है। अब जब उसको हमने इंडक्ट कर दिया तो वह आ जाएगा मैन चेंज की कैटेगरी के अंदर, जो फॉरेन चेंज में मैन चेंज की कैटेगरी है। इसके बाद हम उसकी TNI अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन द स्किल टेस्ट। जो हमने उसका स्किल टेस्ट लिया, इंडक्शन ट्रेनिंग दी, उसके अंदर जो गैप रहे उसका हम TNI, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, अपडेट करेंगे कि किस किस टॉपिक के अंदर इस पर्सन को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद उसका स्किल मैट्रिक्स अपडेट होगा बेस्ड ऑन द स्किल इवेल्युएशन टेस्ट, कि वह किस लेवल का पर्सन है, लेवल 2 का है, लेवल 3 का है या लेवल 4 का है। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो हमारा ट्रेनिंग प्लान होता है, एनुअल ट्रेनिंग प्लान, जो साल में एक बार बनता है, लेकिन एम्प्लॉयज क्या करते हैं? बीच बीच में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नया पर्सन आया उसके लिए अलग से ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे। उसको जो ऑन गोइंग ट्रेनिंग प्लान होता है उसी के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है।
अब जब हमने ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे कि जो हमने ट्रेनिंग दी एम्प्लॉय को वह उसको कितना समझ में आई या सब ऊपर से ही चला गया। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज का एग्जाम या टेस्ट ना करें, लें ना जांच करें, तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो एम्प्लॉय है या जो कैंडिडेट है उसको कितना समझ में आया है ये टॉपिक। तो इसलिए ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही हमने उसका ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस लिया, अगर वह पास हुआ तो उसकी टीएनआई से वह टॉपिक हट जाएगा, अगर फेल हुआ तो उसकी टीएनआई के अंदर वह टॉपिक बना रहेगा। और अगेन फिर हम क्या करेंगे, फिर से स्किल इवैल्यूएशन टेस्ट लेंगे एज पर प्लान। जनरली क्या होता है, 6 महीने में एक बार स्किल इवैल्यूएशन किया जाता है। तो ये जो साइकिल है यहां से यहां तक का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए भी रोटेट करता रहेगा। इसके अंदर क्या हुआ, स्किल टेस्ट लिया, स्किल टेस्ट के हिसाब से हमने टीएनआई अपडेट किया, टीएनआई अपडेट हुआ, स्किल मैट्रिक्स अपडेट हुआ, एनुअल ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से ट्रेनिंग दी, फिर उसका टेस्ट लिया और फिर से उसका टीएनआई अपडेट हुआ। तो ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए ये साइकिल रन करती रहेगी हर बार। और कोई नया पर्सन आएगा तो उसके लिए जो हमारी प्रोसेस शुरू होंगी वो यहां से शुरू होंगी, यहां से लेकर के इस तरीके से जा करके और ये साइकिल पूरी कंप्लीट होगी। तो यह तो हो गया प्रोसेस या पीएफडी एचआर या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का, कि कैसे एक नया पर्सन आता है उसको कैसे इंडक्ट किया जाता है, उसका कैसे टेस्ट लिया जाता है और कैसे उसकी ट्रेनिंग्स प्लान की जाती है। और ये सब हम करते क्यों हैं दोस्तों, आप अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप भी क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग किस लिए ली जाती है या स्किल किस लिए अपग्रेड की जाती है, कि हम अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, ज्यादा आउटपुट दे सकें, चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इसीलिए कंपनी के अंदर भी ट्रेनिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है। मैंने अक्सर ये देखा है, ज्यादातर कंपनियों के अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, जबकि जो ऑपरेटर है या विजुअल इंस्पेक्टर है उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में किस चीज की ट्रेनिंग दी गई, उसको उस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी नहीं। उसे पूछा भाई फॉरेन चेंज क्या होता है, अता पता ही नहीं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अगर आप एचआर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या आप किसी कंपनी के ऑनर हैं या आप क्वालिटी में और आपके अंडर ट्रेनिंग आता है, तो आप जेन्युइन ट्रेनिंग दीजिए। क्योंकि अगर आप जेन्युइन ट्रेनिंग देंगे तो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स अपग्रेड होंगी और उसका फायदा कंपनी को ही मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसको फेक ना करें। और मेरी वीडियो भी अगर आप सिर्फ फेक करने के लिए देख रहे हैं तो आप अभी जा सकते हैं। जो जेन्युइन तरीके से ट्रेनिंग को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब हम आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं इस पूरी साइकिल के अंदर। दोस्तों जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट है वो है डिपार्टमेंट का प्रोसीजर। बेसिकली प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा, प्रोसीजर क्या है, ग्रंथ है, गीता है, बाइबल है, कुरान है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, कि जो उसमें लिखा है वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो एचआर डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर होगा उसके अंदर लिखा होगा कि एचआर से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें करनी है, ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें करनी है, एम्प्लॉय को कैसे ज्वाइन कराना है, कैसे इंडक्ट कराना है, कैसे उसका स्किल का टेस्ट लेना है। तो ये सारी चीजें कहाँ मेंशन होंगी, ये सारी चीजें मेंशन होंगी प्रोसीजर के अंदर। और पर्पस क्या है इसका, एक गाइडलाइन सेट करना। और प्रोसीजर जो है वो आईएटीएफ और आईएसओ की भी रिक्वायरमेंट है, कि आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर काम कर रहे हैं और आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट सिस्टम्स लगा रखे हैं तो उसका एक एसओपी या प्रोसीजर डिफाइन होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। और जो भी प्रोसेस ओनर है और उस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको उस प्रोसीजर के बारे में, उस एसओपी के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए एक सैंपल देख लेते हैं प्रोसीजर का एचआर ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि एचआर डिपार्टमेंट का प्रोसीजर कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, आप अपने हिसाब से भी चीजें ऐड या डिलीट कर सकते हैं। ऐसा कोई सेट गाइडलाइन नहीं है कि हमने प्रोसीजर को ऐसे ही बनाना है। बस क्या है कि जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग क्लॉज के अंदर, एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर, या आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट है या आईएसओ की रिक्वायरमेंट है,
वो सारी मीट करनी चाहिए। मैं जो आपको अभी दिखाऊंगा क्या क्या फॉर्मेट्स यूज होते हैं, वो सारे IATF में भी काम आएंगे, ISO में भी काम आएंगे और मारुति की मेस VSA ऑडिट के अंदर भी काम आएंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोसीजर आ चुका है। सबसे ऊपर सब्जेक्ट आ गया प्रोसीजर का, उसका डॉक्यूमेंट का नंबर आ गया, उसके बाद में रिवीजन नंबर, इफेक्टिव डेट, टोटल पेजेस कितने हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर हमें मिल गई। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोसीजर को बनाने का। मैं यहाँ पर सारी चीज आपको पढ़ के नहीं बताने वाला, आपको समझा रहा हूँ। मैंने देखा है कुछ ट्रेनर्स ऐसे हैं जो पढ़ पढ़ के पूरा पढ़ देते हैं, आपको समझ में आए या ना आए कोई मतलब नहीं, आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपका प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बेसिक क्या है इस प्रोसीजर का, कि आपकी ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको इम्प्लीमेंट करना जिसको ट्रेनिंग की जरूरत है। स्कोप क्या हो गया, स्कोप इसके अंदर क्या आएगा कि ये किस किस को कवर करेगा। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या हो गया, जो एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, HR में है, तो सारे के सारे इस प्रोसीजर के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट कराने की, इसके अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं उसकी जो जिम्मेवारी है किसकी है। जिम्मेवारी है यहाँ पर HR की, जो HR हेड है उसकी जिम्मेवारी है इस प्रोसीजर को, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करानी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस आ जाता है, इसको प्रोसेस कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, कि क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले द रिक्वायर्ड कंपिटेंसी ऑफ स्टाफ एंड पर्सनल। सबसे पहले हम कंपिटेंसी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें अगर किसी डेजिग्नेशन पे कोई पर्सन रखना है तो उस किस कंपिटेंसी का होना चाहिए, किस योग्यता का होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करेंगे उनकी जानकारी हम किसमें रखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रहेंगे, और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रखेंगे। और साथ ही क्या दिख रहे हैं आप यहाँ पर, हमने फॉर्मेट का भी रेफरेंस नंबर दिया हुआ है कि F-HR-17 के अंदर ये मिलेगा और F-HR-01 के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, TNI, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। कैसे निकालेंगे, किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, वो आएगा। ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस कैसे निकालेंगे, किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर वो सारी चीजें मेंशन की जाएंगी। ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस क्या होता है, बेसिकली कि जो ऑपरेटर है जब वो मशीन पे काम कर रहा होता है तो उसके आसपास जो SOPs लगे हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन लगे हैं, सिस्टम लगे हैं, रेड बिन लगे हैं, येलो बिन लगी हुई हैं, वह उनको कितना फॉलो कर रहा है। तो इसका एक प्लान बनता है क्वार्टरली, उसको चेक किया जाता है क्वार्टरली कि कौन ऑपरेटर इसको कितना कितना फॉलो कर रहा है। इसके बाद में आ गया स्किल इवेल्युएशन। तो यहाँ पे पूरा मेथड लिखा हुआ है कि स्किल कैसे इवेल्युएट करेंगे ऑपरेटर की। ठीक है, और मिनिमम स्किल क्या होगी किसी भी ऑपरेटर को काम करने के लिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ऑपरेटर के लिए लेवल 2 है और फाइनल इंस्पेक्टर के लिए भी लेवल 2 है। ठीक है जी, और हर लेवल के टेस्ट पेपर में पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 70% है। इसके बाद में यहाँ आ गया फुलफिलमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड कैसे होगी, एक्सटर्नल ट्रेनिंग देंगे, इन हाउस ट्रेनिंग देंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग प्लान कैसे करेंगे, ट्रेनिंग प्लान को एनुअल ट्रेनिंग प्लान में डालेंगे, वो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग को ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट के अंदर चढ़ाएंगे जो F-HR-07 है। फिर आ गया इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग कैसे होगा। इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग कैसे करेंगे, हम टेस्ट लेंगे, रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है। टेस्ट लेंगे, यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर 30 डेज नॉट मोर देन 45 डेज, मतलब जब हमने कोई ट्रेनिंग दी उसके 30 दिन के बाद हम उसका टेस्ट लेंगे कि उसको कितना समझ में आया, और 45 दिन से पहले पहले। और उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड के अंदर हम उसको डालेंगे, और अगर उसमें वह फेल होता है तो उसको फिर से TNI के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ज्वाइनिंग केस में क्या क्या करना है। भाई अगर ऑपरेटर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, 2 दिन की उसकी ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ऐसे इंस्पेक्टर आएगा तो उसको 2 दिन का ट्रेनिंग देंगे। ठीक, सारी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, वो आपको अपने हिसाब से डिफाइन करना है। मैं आपको कोई यहाँ रटवाने नहीं वाला कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम के हिसाब से सारी चीजें करनी है। अगर स्टाफ आएगा तो उसको 1 दिन की हम इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाएंगे, वहाँ उसके साइन कराएंगे, उसका जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझाएंगे,
साथ ही उसको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग का भी हम इफेक्टिवनेस टेस्ट लेंगे। और एक यहाँ लिखा हुआ है टू इवेलुएट एंड इंप्रूव द ऑनगोइंग स्किल ऑफ एम्प्लॉय, स्किल टेस्ट इज कंडक्टेड एवरी 6 मंथ। कि जो मैंने आपको बताया था कि जो स्किल वैल्यूएशन टेस्ट है हर 6 महीने में एक बार लिया जाएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग कब कब रिक्वायरमेंट होगी वो आ गया, ठीक है। इसके बाद आ गया इंस्पेक्टर का पॉइजन टेस्ट कब लेना है। इंस्पेक्टर का पॉइजन टेस्ट, पॉइजन टेस्ट क्या होता है, जो विजुअल इंस्पेक्टर है जो मटेरियल को इंस्पेक्ट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको जानकारी नहीं है डिफेक्ट्स की, तो उसको पॉइजन टेस्ट लिया जाता है कि कुछ ओके पार्ट्स के अंदर रिजेक्टेड पार्ट आइडेंटिफाई करके मिक्स कर दिए जाते हैं और ऑपरेटर को इंस्पेक्शन के लिए दिया जाता है कि आप इसमें से जो है डिफेक्टिव पार्ट्स निकाल के दिखाओ। अगर वह सारे के सारे पार्ट निकाल के दिखा देता है तो वो पॉइजन टेस्ट में पास हो जाता है। अगर वह एक भी पीस नहीं निकाल पाया तो वह फेल हो जाएगा, उसके द्वारा इंस्पेक्ट किया गया मटेरियल सारा का सारा सस्पेक्टेड हो जाएगा, उसको दोबारा से किसी दूसरे ऑपरेटर से जो कि पॉइजन टेस्ट में पास है उससे हम फिर से इंस्पेक्ट कराएंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक्सीडेंट और नियर मिस का रिकॉर्ड है वह F-HR-13 के अंदर लिया जाएगा। अब यहां हमने लास्ट में क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगा दी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, कॉम्पिटेंसी गैप एनालिसिस या टीएनआई, स्किल मैट्रिक्स, ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस प्लान, ऑब्जर्वेशन शीट, ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग शीट एंड रिकॉर्ड, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड, ट्रेनिंग टेस्ट पेपर फॉर इफेक्टिवनेस, इंडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ऑन जॉब ट्रेनिंग रिकॉर्ड, हिस्ट्री कार्ड, स्किल टेस्ट रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिकॉर्ड, स्किल टेस्ट क्राइटेरिया, पॉइजन टेस्ट प्लान, पॉइजन टेस्ट रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग फैकल्टीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मास्टर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। तो इस तरीके से यहां पर हमने क्या किया, प्रोसीजर के अंदर सारी चीजें डाल दी। इस प्रोसीजर की एक मास्टर कॉपी बनेगी, इस पे डेट डलेगी, प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय के साइन होंगे और उसकी एक कंट्रोल कॉपी भी तैयार होगी। तो इस तरीके से ट्रेनिंग का प्रोसीजर काम करता है। अब मैं आपको समझाऊंगा जो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं लिस्ट में, कि हर डॉक्यूमेंट का क्या क्या पर्पस है। जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वह हमारा मास्टर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। मास्टर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर क्या डिटेल डाली जाती है कि कंपनी के अंदर टोटल कितने लोग काम करते हैं, किस डेजिग्नेशन पे काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, और अगर वह ऑपरेटर या इंस्पेक्टर है तो उनका स्किल लेवल किस स्किल का है, स्किल सेट का है, साथ ही उनका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस कितना है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी। तो ये क्या हो गया, एक मास्टर हो गया जितने भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं उनका। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट है वह हमारा है कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया। बेसिकली कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया क्या है कि किसी एक पोस्ट, सपोज आप एक क्वालिटी इंजीनियर हो तो क्वालिटी इंजीनियर पर काम करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक क्वालिटी इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको बेसिक मेजरमेंट आनी चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज हो, 5S काइजन सेफ्टी के बारे में पता हो। तो ये क्या हो गया, एक कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया। तो जब हम नया कोई पर्सन इंडक्ट करेंगे तो पहले कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे कि जो हमारे पास रिज्यूमे आए हैं या जो कैंडिडेट आए हैं वो कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया से मीट करते हैं या नहीं। इसके बाद में अगला है एम्प्लॉयमेंट फॉर्म एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के अंदर डिटेल पूरी भरी जाती है कि यह व्यक्ति है, इसका पता ये है, परमानेंट एड्रेस ये है, प्रेजेंट एड्रेस ये है, उसके रेफरेंसेस, कितना पढ़ा लिखा है, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ESI, PF, तो सारी की सारी जो जानकारी है वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के अंदर होती है। साथ ही एक फॉर्मेट होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके अंदर जब आप इंडक्ट हो जाते हो तो उसके अंदर लिखा जाता है आपके क्या क्या काम है, कि आपको जैसे डेली इंस्पेक्शन करनी है, रेड बिन एनालिसिस करनी है, रेड बिन एनालिसिस की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, मंथली पैरेटो बनाना है। तो यह सारी जानकारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शीट के अंदर डाली जाती है। कुछ लोग इसको जॉब डिस्क्रिप्शन या JD भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों लगभग ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं कि आपकी जॉब क्या क्या है, आपको क्या क्या काम करना है, वो सारी इसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। जब हम आपका स्किल टेस्ट लेंगे तो कुछ चीजें निकल के आएंगी आपको जिसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जिनमें आपके नंबर कम होंगे तो
उसको हम किस में लिखते हैं, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के अंदर लिखते हैं कि राम सिंह को 5S के बारे में भी जानकारी है, काइजन के बारे में भी है, लेकिन पुकायोके के बारे में जानकारी नहीं है। तो वहां हम डाल देंगे कि पुकायोके में इसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ये हो गया हमारा TNI। इंडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या हो गया, जब कोई नया एम्प्लॉय आता है, नया एम्प्लॉय कंपनी के अंदर इंडक्ट होता है, तो उसको क्या क्या ट्रेनिंग देनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, डे 1 पे कौन सी ट्रेनिंग देनी है, डे 2 पे कैसे ट्रेनिंग देनी है, ये सारा बही खाता इंडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड के अंदर होता है। इसके बाद है स्किल टेस्ट इवेल्युएशन क्राइटेरिया, कि अगर हमने लेवल 1 का पर्सन रखना है या लेवल 3 का रखना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके और उसके टेस्ट पेपर क्या क्या होंगे, किस टेस्ट को हम लेंगे लेवल 2 समझने के लिए। सपोज आपको एक इंस्पेक्टर रखना है लेवल 3 का, तो उसका एक क्वेश्चन पेपर होगा कि लेवल 3 वाले पर्सन से ये सवाल पूछने, अगर वह इनमें पास हो गया तो वह लेवल 3 का पर्सन कहलाएगा, अन्यथा वह लेवल 2 तक अगर पास कर पाया तो लेवल 2 कहलाएगा। उसके बाद आ गया स्किल टेस्ट रिकॉर्ड, जो हमने टेस्ट पेपर लिए उनको हम बोलेंगे स्किल टेस्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट है स्किल मैट्रिक्स। स्किल टेस्ट में जो नंबर आए उसके हिसाब से हमने स्किल मैट्रिक्स अपडेट कर दी कि यह लेवल 1 का पर्सन है, यह लेवल 2 का है, यह लेवल 3 का है, और इनका ट्रेनिंग का ये प्लान है, और इनकी जो नेक्स्ट स्किल है वो 6 महीने बाद इवेलुएट की जाएगी। ये सारी चीजें स्किल मैट्रिक्स में डाली जाती हैं। मैं ऑलरेडी भी स्किल मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूं इन डिटेल, इन डेप्थ। आप एक बार जाकर के वीडियोस में देख लें, आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगला है हमारा ट्रेनिंग प्लान। ट्रेनिंग प्लान क्या हो गया, पूरे साल का एक कैलेंडर हो गया कि किस किस टॉपिक के ऊपर हमने ट्रेनिंग देनी है, कब कब ट्रेनिंग देनी है, वो सारा का सारा ट्रेनिंग प्लान के अंदर अपडेट होता है। ट्रेनिंग शेड्यूल एंड रिकॉर्ड। ट्रेनिंग प्लान में क्या आ गया कि अगस्त महीने में मैंने 5S पे ट्रेनिंग देनी है, काइजन में देनी है। शेड्यूल के अंदर क्या आएगा कि एक 14 अगस्त को देनी है, एक 22 अगस्त को देनी है। और ट्रेनिंग रिकॉर्ड में क्या आएगा कि राम सिंह ने 14 अगस्त को ट्रेनिंग ली, श्याम सिंह ने 14 अगस्त को ट्रेनिंग ली, ठीक है। तो वो क्या हो गई, अटेंडेंस शीट। तो इसमें क्या हो गई, बेसिकली 3 चीजें हो गई, ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग रिकॉर्ड। ट्रेनिंग प्लान क्या हो गया, कब कब हमने ट्रेनिंग प्लान करी है। शेड्यूल क्या हो गया, जिस मंथ में हमने ट्रेनिंग प्लान करी है वो किस तारीख को हम देंगे, वो ट्रेनिंग शेड्यूल हो गया। और ट्रेनिंग रिकॉर्ड क्या हो गया, जिस जिसने उस टॉपिक के ऊपर उस तारीख को ट्रेनिंग ली, वहां पे उनके साइन, उनका नाम, कितने मिनट की उनको ट्रेनिंग दी, किसने ट्रेनिंग दी, ये सारी जानकारी ट्रेनिंग रिकॉर्ड के अंदर आ गई। इसके बाद आता है ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड और पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट पेपर्स फॉर इफेक्टिवनेस। हम टेस्ट लेंगे जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली, और उनको देखेंगे कि कौन लोग पास हुए, कौन लोग फेल हुए, और उसको हम कहाँ चढ़ाएंगे, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड के अंदर चढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हमारे सारे के सारे लोग ही इस ट्रेनिंग में फेल हो गए तो हम उसको ट्रेनिंग को दोबारा से देंगे। इसका मतलब है कि हम ट्रेनिंग सही से नहीं दे पाए या वो लोग सही से समझ नहीं पाए। नेक्स्ट है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग किसी भी केस में दी जा सकती है। कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गई, कोई नई मशीन ऐड हो गई, कोई नया प्रोसेस ऐड हो गया, तो ऑन जॉब मतलब काम करते करते जो ट्रेनिंग दी जाए उसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड। एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड के अंदर जो जो हमने जिस जिस पर्सन को ट्रेनिंग दी उसका क्या स्किल लेवल है, कब कब स्किल टेस्ट हुआ, कब कब हमने ट्रेनिंग दी, ये सारी जानकारी उसकी एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड के अंदर जाती है। जैसे मशीन हिस्ट्री कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी जाती है, कब कब ब्रेक डाउन हुआ है, कब कब प्रिवेंटिव हुई, कितना इसमें खर्चा हुआ। ऐसे ही एम्प्लॉय हिस्ट्री कार्ड के अंदर उसकी सारी हिस्ट्री चली जाएगी, उसको कौन कौन सी ट्रेनिंग्स मिली हैं, किस किस ट्रेनिंग में वो पास हुआ है, किस किस ट्रेनिंग में वो फेल हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट मॉनिटरिंग रिकॉर्ड, कि कंपनी के अंदर कितने नियर मिस हो रहे हैं, कितने मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने माइनर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये है सारी जानकारी हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, एक्सीडेंट मॉनिटरिंग रिकॉर्ड के अंदर। इसके बाद आता है ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस प्लान और ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस रिकॉर्ड शीट। ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस प्लान क्या है, बेसिकली कि हम जब किसी ऑपरेटर को रखते हैं, वह कुछ दिन काम करता है, उसको सारी ट्रेनिंग दी जाती हैं, तो उसके बाद में
वह उन ट्रेनिंगों को एक्चुअल में पालन भी कर रहा है या नहीं। सपोज हमने उसको WI समझाई कि इस मशीन पे काम करने का तरीका ये है, हमने बताया उसको रेड बिन इसलिए होती है, येलो बिन इसलिए होती है, ग्रीन बिन इसलिए होती है, 5S का यह मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस करेंगे या ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, दूर खड़े हो जाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि ऑपरेटर क्या वह सारी चीजें पालन कर रहा है जो उसको सिखाई गई है। इसका एक फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड शीट या ऑब्जर्वेंस रिकॉर्ड शीट। इसके अंदर सारे चेक पॉइंट्स लिखे होंगे, हमने क्या क्या चेक करने। जिसमें वो पास होगा पास पे टिक लगाएंगे, जिसमें फेल होगा फेल पे टिक लगाएंगे। जिनमें फेल हो गया तो उसको तुरंत ट्रेनिंग देंगे वहीं के वहीं कि आप ये काम ऐसे गलत कर रहे हो, उसको दोबारा से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद दो चीजें और हैं, पॉइजन टेस्ट प्लान और पॉइजन टेस्ट रिकॉर्ड। तो ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस या ऑब्जर्वेशन हो गया ऑपरेटर से रिलेटेड, पॉइजन टेस्ट हो गया इंस्पेक्टर से रिलेटेड। जब इंस्पेक्टर लाइन के ऊपर मटेरियल को इंस्पेक्ट करते हैं तो वह क्या सारे डिफेक्ट को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी की आंख खराब हो गई या किसी कोई डिफेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है और हमारे यहाँ से जो मटेरियल है कस्टमर एंड पे पास ऑन हो जाए डिफेक्टिव, तो उसको चेक करने के लिए पॉइजन टेस्ट लिया जाता है। पॉइजन टेस्ट इसलिए कहते हैं कि ओके माल में हमने डिफेक्टिव मटेरियल मिला दिया, तो क्या हुआ, एक तरीके से जहर मिला दिया, तो इसलिए इसको कहा गया पॉइजन टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कुछ ओके पार्ट होंगे और कुछ रिजेक्ट, तो उनको आपस में मिक्स कर दिया जाएगा और इंस्पेक्टर को इंस्पेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। अगर उसने सारे के सारे डिफेक्टिव पार्ट ढूंढ के निकाल दिए तो इंस्पेक्टर पास हो जाएगा, अगर नहीं निकाल पाए तो फेल हो जाएगा। और ये सारा रिकॉर्ड किस में होगा, पॉइजन टेस्ट रिकॉर्ड शीट के अंदर चढ़ाया जाएगा। और प्लान से हमें पता क्या चलेगा, किस किस इंस्पेक्टर का किस किस महीने में हमने पॉइजन टेस्ट लेना है। यूजुअली ऑपरेटर ऑब्जर्वेंस और पॉइजन टेस्ट हर 3 महीने के अंदर लेना होता है, क्वार्टरली हमें करना होता है ऑपरेटर और इंस्पेक्टर के लिए। दोस्तों मैंने जो आपको ये सारी चीजें समझाई हैं, प्रोसीजर्स वगैरह समझाए हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है, आपको फॉर्मेट इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, तो मैंने ये AYT इंडिया एकेडमी ऐप जो है हमारा, उसके ऊपर सारे के सारे टोटल 28 फॉर्मेट हैं, सारे के सारे फॉर्मेट्स मैंने उसमें डाले हुए हैं एक्सेल के अंदर। आपको ये कोर्स बाय करना है, रजिस्टर करना है और आप वो सारे के सारे फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर। तो आपको करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा AYT इंडिया एकेडमी ऐप। और अगर आप कंप्यूटर से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको डालना होगा www.learn.aytindia.com। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।